अल्लाह पाक की तरफ से ब्लेसिंग है कि आज मैं उस शख्सियत के घर मौजूद हूँ कि आज के दिन उन्होंने कुछ लम्हात ईद के मेरे साथ FIR 7 की टीम के साथ गुजारे। आपकी तालीम, अगर स्कूलिंग की बात की जाए, कहाँ की आपकी स्कूलिंग? वही UP में स्कूल से पढ़े हम, जिससे हमारी मेजॉरिटी आवाम पढ़ती है। यही जज्बा था कि मुल्क के लिए कोई ऐसा काम करना है जिसमें नाम आपका बड़ा हो, कि अगर उसमें जान भी चली जाए तो उसमें प्राउड फील करना है। मकसूद मेमन साहब एक बड़े ऑफिसर हैं और घर में इंसान जो है ना, वो जो उनकी मिसेज होती हैं वही बिग बॉस होते हैं। बाहर आप बेशक आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हो। डेकोरेशन में भाभी भी साथ देती हैं आपका, घर के अंदर या बाहर गार्डन में? जी बिल्कुल, ये उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। आपकी जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? लव प्लस अरेंज। बचपन में शरारती थे आप? बचपन में भी शरारत करेंगे तो कब करेंगे। मकसूद मेमन साहब को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। क्या आपने सोचा था कि मुझे तमगा इम्तियाज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़े एजाज की बात थी। जिन लोगों ने इस मुल्क की खातिर जान दी है, बेशक वो पुलिस हो, बेशक वो रेंजर्स हो, बेशक वो हमारे आर्मी के लोग हो, दीगर फोर्सेस के लोग हो, आज ईद का दिन हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। FIR 7 की टीम की जानिब से और 7 न्यूज़ इंतजामिया की जानिब से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। FIR 7। मकसूद अहमद ने पाक बहरिया में मुलाजमत की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद सन 2000 में पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने पहले पंजाब और फिर सिंध में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। उनका तजुर्बा कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर 30 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज़ दिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फ़ेलोशिप हासिल कर चुके हैं। वो पाकिस्तान नेवी में मिडिल मैनेजमेंट के मुख्तलिफ ओहदों और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में सीनियर मैनेजमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑपरेशन सिंध, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रांजिट डिवीजन सिंध पुलिस, कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, कमांडेंट शहीद बेनज़ीर भुट्टो, एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद और कैपिटल सिटी पुलिस में टाउन पुलिस ऑफिस की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। इस वक्त वो पुलिस सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विस डिवीजन कराची के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्हें 2010 में एलीट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU की बुनियाद रखने का एजाज भी हासिल है। SSU मुल्क का पहला और वाहिद ISO सर्टिफाइड पुलिस इदारा है जो 5000 अफरादी कुव्वत पर मुश्तमिल है। DIG मकसूद अहमद को मेट्रोपॉलिटन शहर कराची के लिए मुल्क की पहली स्वाट टीम बनाने का भी एजाज हासिल है, जो आला तरबियत याफ्ता कमांडोज बशमूल खवातीन कमांडोज पर मुश्तमिल है, जो शहरी इलाकों में किसी भी हंगामी सूरत हाल और दहशत गर्दी की सूरत हाल में 24/7 बमा वक्त जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सूबा सिंध के DIG ऑपरेशंस होने के दौरान सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी के मास्टर मंसूबों की तैयारी और कौमी अहमियत के अहम और मेगा इवेंट्स की जिम्मेदारी पुलिस और अजला को पेशेवराना रहनुमाई, जिसमें अदालती तहकीकात और कमेटी रिपोर्ट्स की जांच, तशखीस और निगरानी शामिल है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस सिंध की इमारत की तज़ीन और आराइश की निगरानी भी की। 1972 में बनने वाली CPO की इमारत की ये पहली बड़ी तज़ीन और आराइश थी। इस अफसर ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए मुख्तसर वक्त और कम वसाइल के अंदर ये काम मुकम्मल किया, जिसके नतीजे में सरकारी अमलाक और अवामी पैसे की बचत हुई। यादगार शोहदा और म्यारी जिम का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कयाम भी खुसूसियत का हामिल है। कराची पुलिस के नौकायम शुदा सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन के सरबरा की हैसियत से उन्होंने 6 माह के कलील अरसे में मददगार 15 को जदीद खुतूत पर अस्तवार किया। किसी एमरजेंसी की सूरत में अवामी कॉल्स पर पुलिस रिस्पॉन्स का औसत वक्त 10 मिनट से भी कम है, जो पहले 30 मिनट था। मददगार 15 कॉल सेंटर को एक निजी कंपनी चला रही थी, लेकिन अब मददगार 15 पर पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया है, जिसके नतीजे में फंड्स की खातिर ख्वाह बचत भी हुई है और सिंध पुलिस के माहाना लगभग 3 मिलियन रुपए की बचत हो रही है। मददगार 15 को बैनुल अक़वामी सतह पर अस्तवार करके
ISO सर्टिफाइड भी किया जा रहा है। कराची के शहरियों को फौरी और बरवक्त मदद फराहम करने के लिए एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर मददगार 15 कॉल सेंटर कायम कर रहा है। इससे कबल ये यूनिट 328 अमले के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन अब SSU और दीगर सिक्योरिटी डिवीजन यूनिट्स के इंतजाम के साथ अब ये यूनिट 2200 की अफरादी कुव्वत के साथ 176 गाड़ियों पर मुश्तमिल है। मजीद ये कि 126 कॉल एजेंट्स और डिस्पैचर मददगार 15 कॉल सेंटर में 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जहां रोजाना तकरीबन 10,000 कॉल्स मौसूल होती हैं। ताहम इसकी अपग्रेडेशन के बाद से मददगार 15 ने अपनी कारकर्दगी को बेहतर किया है और पुलिस पर आवाम का एतमाद बहाल किया है। कोरोना जैसे वबाई मर्ज से निपटने के लिए मार्च के महीने में SSU हेडक्वार्टर में कोरोना पेशेंट्स वेलफेयर सेंटर कायम किया गया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रहनुमाई और मदद के लिए शहरियों और पुलिस एहलकारों की मदद की जा सके। ये मरकज एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसने महकमा पुलिस की अवामी खिदमत के इमेज को बढ़ाया है। DIG मकसूद अहमद सिविल सर्विस अकेडमी, नेशनल पुलिस अकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और FBI अकेडमी USA के फारिग अल तहसील हैं। वो दहशतगर्दी की माली आहानत में PhD भी कर रहे हैं। साल 2020 में पहली बार सिंध पुलिस ने अपना मैगजीन दी पुलिस लॉन्च किया है, जो कि DIG मकसूद अहमद की बेहतरीन काविश है और इसके एडिटर इन चीफ भी हैं। DIG मकसूद अहमद ने बड़े मंसूबों की क़यादत बड़े मुतहरिक अंदाज में की और इस सिलसिले में मुस्तनद रिपोर्ट्स तैयार की। आइए इस शख्सियत की कहानी इनकी ज़बानी सुनते हैं। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देखें FIR 7 ईद स्पेशल। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को मेरी जानिब से, FIR 7 की टीम की जानिब से और 7 न्यूज़ इंतज़ामी की जानिब से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन, आज ईद का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मीठी ईद गुजरी और अब ईद उल अज़हा गुजर रही है। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की ईदें नहीं गुजारी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से हमें बहुत सारे मामलात में सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। उम्मीद के बाद ही एक अच्छा वक्त आता है और इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट ईद होगी हमारी वो बहुत अच्छी गुजरेगी। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसी शख्सियत के घर पर मौजूद हूँ और ये मेरी खुश नसीबी है कि उन्होंने आज मुझे अपने घर पर बुलवाया और टाइम दिया। इससे पहले उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी किसी को ईद पर इस तरह अपने घर बुलवाकर इंटरव्यू नहीं दिया। तो यकीन माने कि आज इतनी खुशी हो रही है कि ये मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से ये ब्लेसिंग है कि उन्होंने आज अपना कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि वक्त ज़ाया किए बगैर आज उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारी बातें होंगी। उसके साथ साथ आज जो मेन पर्पज़ है ईद भी गुजारेंगे। आज मैं और FIR 7 की टीम इनके घर पर इनके साथ कुछ ईद के लम्हात गुजारेंगे हम। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि आज ये जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, अगर बात की जाए, यकीन माने कि ये जो 1 घंटा है मेरे प्रोग्राम का, ये भी कम पड़ जाएगा। उनकी ज़िंदगी की अगर कामयाबियों की बात की जाए तो माशाल्लाह इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। पुलिस अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे उन्होंने आला ओहदों पे फाइज में माशाल्लाह से और आला ओहदों के साथ साथ ऑनेस्टी के साथ काम किया है। अगर बात की जाए पंजाब में भी वो डिप्यूट रहे, उसके बाद फिर वो कराची आ गए। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं उनके बारे में, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो। आज वो बातें पता चलेंगी जो इससे पहले आपको नहीं पता होंगी। पाकिस्तान नेवी में भी रहे, उस हवाले से भी इनसे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी के साथ भी मेरे एक बड़ी अटैचमेंट है। मैंने बेशुमार शोज़ किए पाकिस्तान नेवी के साथ। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको जो आप लोगों को मिलवाऊँ ताकि आप लोग जान सकें उनके बारे में। और बहुत से लोग बेचैन भी होंगे, क्योंकि इससे पहले जिस तरह मैंने पहले भी कहा, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होंगी। आइए मैं उनको खुशामदीद कहने जा रहा हूँ। वेलकम करते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मकसूद मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी जानिब से, FIR 7 की टीम की जानिब से और 7 न्यूज़ इंतज़ामी की जानिब से और पूरी कौम की जानिब से। और वेलकम टू माय हाउस। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। आपको और आपकी टीम को, 7 न्यूज़ की टीम को, तमाम को मेरी दिल की गहराइयों से भी बता। मकसूद साहब, मैंने पहले भी बेशुमार शोज़ किए आपके साथ, लेकिन जो आज का शो है ना, ये बड़ा लाइवली से हम लेके चलेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी बातें आपसे मैं करूँ। बचपन से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
फिर ईद पे भी बातें करेंगे। अब कुछ ज़ाहिर सी बात है, ईद का मौका है, ईद उल अज़हा है, ये तो बाद में करूँगा। पहले बचपन से स्टार्ट करते हैं। बचपन का थोड़ा सा बताएं कि आपकी तालीम, अगर स्कूलिंग की बात की जाए, कहाँ की आपकी स्कूलिंग? मेरी पैदाइश इंटीरियर सिंध की है। कंडियारो गांव का नाम है मेरा, जो कि डिस्ट्रिक्ट मुशर्रफ फिरोज में आता है। ओके। वहाँ से इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। गवर्नमेंट हाई स्कूल कंडियारो से मैट्रिक किया, वही इसी पीले स्कूल से पढ़े हम, जिससे हमारी मेजॉरिटी आवाम पढ़ती है। और उस वक्त ये प्राइवेट स्कूल का इतनी चीज़ें नहीं थी। उस वक्त गवर्नमेंट के स्कूल्स की इतनी अच्छी एजुकेशन होती थी, तो वहीं से पढ़ लिख के जितने भी आप देखें, अगर किसी ने नाम बनाए तो उसकी बेसिक्स वहीं से है। तो मैं भी उस चीज़ को प्राउड फील करता हूँ कि वहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट की और उसके बाद मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंची। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर इंसान में जज्बा हो ना आगे बढ़ने का, तालीम के बाद ही इंसान एक अच्छा इंसान बनता है। मेरे वालिद साहब की अगर बात की जाए, वो भी पीले ही स्कूल से पढ़े थे, जिस तरह आपने भी बताया। वो भी एक आला ओहदे पे फाइज होते हुए वो रिटायर हुए। और नो डाउट हम समझते हैं कि शायद बच्चों को किसी प्राइवेट बड़े स्कूल में डाल दिया जाए तो शायद बच्चा एक आगे चल के एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छे ओहदे पे फाइज होगा, लेकिन ये सब गलत है। नाज़रीन, आपके सामने ज़िंदा मिसाल है। देख लें आपके आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किन किन ओहदों में फाइज रहे, मैं आपको वो तो बताता चलूँगा, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आपको बताऊँगा कि ये सोचें कि पीले स्कूल से पढ़कर उस वक्त से लेके आज तक का इनका सफ़र, अल्लाह ताला ने इनको जिस जगह पे भी इन्होंने पाँव रखा, अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी से नवाजा। मकसूद साहब, स्कूलिंग आपकी हो गई, स्कूल के बाद की अगर बात की जाए, उसके बाद कॉलेज लाइफ आपकी कहाँ से? जी, जब मैट्रिक से पहले ही जैसे आपको बचपन में आप एम करते हो, आप आपका ड्रीम होता है आपने क्या करना है, तो मेरा था कि आम फोर्स में जाना है और मुल्क के लिए कोई बड़ा काम करना है। और इस वक्त हम स्टोरीज पढ़ते थे इस्लामिक हिस्ट्री की, और इसमें जितने भी आप देखें मुसलमानों का जब उरूज था, किस तरीके से मेहनत करके उन्होंने अपनी चीज़ें की, फिर इस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े, तो आर्म फोर्सेस का बड़ा उसमें किरदार रहा। उस वक्त यही जज्बा था कि आर्म फोर्सेस में से किसी भी फौज को ज्वाइन करना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और उसमें कोई बड़ा काम करना है, मुल्क के लिए कोई ऐसा काम करना है जिसमें नाम आपका बड़ा हो। और इवन उसमें एक शहादत के जज्बा भी था उस वक्त से, बचपन से, माशाल्लाह, कि अगर उसमें जान भी चली जाए तो उसमें प्राउड फील करना है। अच्छा, 2000 में आपने फिर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया, तो क्या आपको एक शौक़ था कि पाकिस्तान, ऑब्वियसली बात है, जब इंसान पाकिस्तान नेवी में आया है या पाकिस्तान आर्मी किसी भी मतलब अपनी फोर्सेस में आता है, एक जज्बा लेकर आता है, उसको कोशिश होती है कि मुल्क की खिदमत करे। और शहादत का जिस तरह आपने बात की कि आपका एक शौक़ है, और हर बंदे का शौक़ होता है जो फोर्स से ताल्लुक़ रखता है, तो जब पुलिस में आप आए तो क्या जज्बा था आपका? मतलब आपने पुलिस ही क्यों ज्वाइन की पाकिस्तान नेवी के बाद? करियर जब आप चूज करते हैं अपना, इसमें जिस वक्त हम ज्वाइन किया था 10 साल पहले नेवी को, उसमें एक जज्बा था कि जैसे कोई जंग होगी तो इसमें हम अपनी जान भी अगर दे सकें तो उससे तरीक ना करें। मगर जो हमारी हिस्ट्री चल रही है, खुदा न खास्ता जंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जंग की तैयारी में फोर्सेस रहती हैं। और बीच में मुश्किल टाइम भी आए, टेंशन्स भी आई इस पूरे कैरियर के दरमियान में, मगर ये कि इस तैयारी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना कि जंग हो तो उसमें जाए। तो ये पुलिस में जब आए तो पहले दिन से जंग शुरू है, फ्रॉम योर फर्स्ट डे ऑफ पोस्टिंग इन पुलिस। जब यहाँ पे भी आप होते हैं तो आपके जो जंग होती है क्राइम के साथ, मुआशरे की बुरी चीज़ों के साथ, आप पहले दिन से जंगी सूरत में होते हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि पब्लिक की जो लाइफ है और उनकी जो इज़्ज़त है उनको आप उनकी हिफाजत कर सकें। तो इस चीज़ को ये कि उस चैलेंज को मैंने लिया, और पुलिस में आने से यही होगा कि जिस दिन से ASP लगा हूँ मैं, तब से हम उस बुराई के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मकसूद मेमन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब इंसान पुलिस में आता है ना, तो इंसान का हर डे जो है वो विजन लेकर आता है इंसान। क्योंकि देखिए, पुलिस में हर दिन नया दिन होता है, एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क पे पूरा भी उतरना होता है। क्योंकि देखिए, ये वो लोग हैं हमारे, ये जो हम लोग तो घरों में आराम से सो रहे होते हैं, ये वो हमारे पुलिस के जवान हैं जो हिफाजत कर रहे होते हैं, इस मुल्क की, इस आवाम की हिफाजत कर रहे होते हैं। अगर इंसान में जज्बा जो है सच्चा हो, पुख्ता जज्बा हो, तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो अभी बहुत सारी बातें बाकी है, क्योंकि आज तो ईद का दिन है
और यकीनन आपके घरों में भी गोश्त भी कट चुका होगा और अभी बाद भी क्योंकि तैयारियां हो रही होंगी और मेहमानों की आमदोरफ्त का भी सिलसिला जारी और सारी होगा। लेकिन मेहमान तो घर पर आएंगे, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी पेंडेमिक है जिसने हम सबको जो है दबोच के रख दिया है, लेकिन हमें उससे निकलना भी है। खास ख्याल रखें SOPs का अगर आपके घर में मेहमान आए। अभी मैं मकसूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग भी जा रहे हैं उनके गार्डन में। जब मैं एंटर हुआ तो बड़ा मैं अट्रैक्ट हुआ गार्डन देखकर। बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह गार्डन बनाया हुआ है। जिस तरीके से ये खुश इखलाक हैं, जिस तरीके से ये लोगों से मिलते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ पहला शो नहीं कर रहा हूँ, इनकी पर्सनैलिटी और इनका मिलना लोगों से, आप यकीन करें आज ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये दिल से बात कर रहा हूँ इनके बारे में, क्योंकि मैं जब भी इनके पास आता हूँ यकीन करें इतनी मेहमान नवाजी करते हैं। ये नहीं कि मैं आता हूँ बल्कि कोई भी इंसान आए तो उनके साथ इसी तरह खुश इखलाक से होके मिलते हैं ये। और इसी तरीके से इन्होंने अपना घर भी जो है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और ये डिसिप्लिन की निशानी होती है। इंसान इन सब चीज़ों से पहचाना जाता है कि जिस तरह इंसान अपने प्रोफेशन में डिसिप्लिन के साथ चलता है ना, इस तरह इन चीज़ों को भी इंसान मद्देनजर रखते हुए डिसिप्लिन के साथ इंसान लेकर चल रहा होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनका गार्डन कितना डिसिप्लिन है। बाहर गार्डन में भी आप लोग रहिए मेरे साथ। एफर्ट 7 जारी है। मैनेज कैसे करते हैं सब चीज़ों को आप? ऑब्वियसली इतनी बिजी स्केड्यूल और आपने घर को भी इतना घर बाहर भी टाइम देते हैं। घर पे टाइम देना तो आपको पता ज़रूरी है, वरना फिर घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा। जी बस जब आप बिजी होते हैं बाहर तो आपको एक जगह सुकून भी चाहिए होती है जहाँ पर फैमिली के साथ आराम कर सकें। तो इस कोशिश की है कि है तो सरकारी जगह मगर उसको थोड़ा सा बेहतर करने की, और इसको तरह किया है कि जब आप आएँ तो यू फील कंफर्टेबल, फील होम। नहीं, बिल्कुल सही बात की है मकसूद साहब ने कि इंसान कोई भी काम शुरू करता है ना, कोई जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो या घर की बेहतरी के लिए हो, तो इंसान अपने घर से शुरू करता है। मकसूद साहब मुझे ये बताएं थोड़ा, भाभी की थोड़ा बताएं, ये डेकोरेशन में भाभी भी साथ देती हैं आपका घर के अंदर या बाहर गार्डन में? जी बिल्कुल, ये उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। फैमिली का इनपुट होता है। हम तो बाहर ऑफिस में बिजी होते हैं और इतना टाइम नहीं दे पाते, फिर उनकी अपनी एफर्ट्स होती हैं, बच्चों की अपनी कंट्रीब्यूशन है। ये सारी चीज़ें हम करने की उसमें पोजीशन में होते हैं और चीज़ों को मेंटेन करना टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, फैमिली की बात आई तो थोड़ा सा बताएं कि फैमिली कितने बच्चे माशाल्लाह से जी मैं माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और 2 बेटियां एक बेटा, और दे ऑल आर डूइंग वेल इन देयर स्टडीज। और ये कि स्कूलिंग में अभी जी बेटी मेरी यूनिवर्सिटी में है, बड़ी बेटी, और बाकी उससे पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज में है, एक स्कूल के फाइनल ईयर में। ओके, शादी का थोड़ा सा बताएं कि कामयाब शादी के लिए, क्योंकि देखिए आज बेसिकली पुलिस की बातें तो होती रहेंगी। आज हम चाह रहे हैं हमारे नाजरीन को पता चले कि आपके बारे में भी कि एक आप माशाल्लाह सक्सेसफुल इंसान हैं। तो शादी के बारे में आप क्या समझते हैं कि कामयाब शादी बना जो है उसकी बुनियाद तो इंसान रख देता है, लेकिन उसको आगे भी तो लेके चलना होता है। किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? शादी भी कहते हैं ना, वो नसीब की बात होती है। जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे आपकी शादी, जैसे कहते हैं कि दे आर मेड इन हेवंस, जो कपल होते हैं। तो उस हिसाब से अल्लाह का शुक्र, आई हैव ब्लेस्ड फैमिली और हैप्पीली मैरिड। और ये कि शादी की मैं ये काम के साथ साथ आपको फैमिली को टाइम देना और उन सब चीज़ों का लुक आफ्टर करना, सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है। माशाल्लाह, बीइंग पुलिस ऑफिसर आपके अंडर में बेशुमार आपके नीचे जो है लोग काम कर रहे होते हैं। जब घर आप आते हैं तो भाभी ये तो नहीं कहती कि बाहर सही है भाई, मानती हूँ मैं, आप बाहर शेर हैं, घर में शेर नहीं, घर में मैं हूँ, तो ऐसा होता है क्या? घर में आपको देखें एक डेकोरम जो डिसिप्लिन है वो यही है कि अगर या तो आप खुद मेंटेन करें सारी चीज़ों को, आप घर पे टाइम दें साइड। अगर आप वो नहीं कर सकते तो जो लेडी ऑफ द हाउस है, अगर उसने सारा मेंटेन करना है तो उसको उसका ड्यू केयर दें, उसको आप उसका उस चीज़ को करने दें। अगर आप इंटरफेयर करेंगे घर के मामलात में, बाहर भी आप लड़ाइयाँ कर रहे हैं, फिर घर में भी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, तो लेट हर बी द बॉस। आप बाहर बॉस हैं, घर पे उनको बॉस होने दें। उन्होंने आपके मिसेज ने आपके बच्चों की ग्रूमिंग करनी होती है, आपके बाकी फैमिली को लेके चलना होता है। तो लेट हर फील प्रिविलेज एंड लेट हर फील रिस्पेक्टेड। अगर आप उसको ये फील करवाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और आपकी जो लाइफ की जो हैप्पीनेस है वो आप खुद उसको फील करेंगे। यू विल फील मोर ऑनर्ड फॉर दैट। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि
मकसूद मेमन साहब एक बड़े ऑफिसर हैं और घर में इंसान बाहर जितना भी बड़ा ऑफिसर हो ना, घर में इंसान जो है ना, वो जो उनकी मिसेज होती हैं वही बिग बॉस होते हैं। बाहर आप बेशक आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हो, आप घर वाली से नहीं जीत सकते। मकसूद भाई, बहुत सारी बातें चल रही और स्कूल की भी कर ली, कॉलेज की भी हमने बात कर ली। कॉलेज के बाद आपने पाकिस्तान नेवी भी ज्वाइन कर ली। उसके बाद पुलिस की अगर बात की जाए, किन हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ा? पुलिस में 2000 के अंदर ज्वाइनिंग हुई मेरी, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जब पहली पोस्टिंग हुई वो मेरी पंजाब के अंदर हुई। पंजाब में दस्का तहसील है जो कि सबसे बड़ी तहसील थी उस वक्त, उसको ज्वाइन किया। उस वक्त जो हालात थे क्राइम के, अगर तहसील का देखो उस वक्त 8 थाने थे दस्का के, और नहीं, दस्का में सियालकोट के अंदर है, इस वन सब डिवीजन ऑफ सियालकोट, उसके अंदर 8 थाने थे, और उस वक्त पंजाब की वो सबसे बड़ी तहसील थी। और मेरी वहाँ पे 1 साल के बाद फिर मेरी पोस्टिंग होगी लाहौर में, और लाहौर में फिर 3 साल की पोस्टिंग रही मेरी। 5 साल पंजाब में गुजारने के बाद सिंध में आ गए। फिर उसके बाद सिंध में उस वक्त से लेके 2007 से लेके अभी तक मैं सिंध में सर्व कर रहा हूँ। अच्छा मकसूद भाई, पुलिस की बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा ईद की तरफ भी आते हैं। ईद के बारे में बताएं, क्या कुर्बान करते हैं आप? ईद में दोनों तोता गोश्त के भी है, उसमें बकरे हैं और गाय भी है, दोनों चीज़ें वो फैमिली के शेयर के हिसाब से हम करते हैं। और उसमें कोशिश करते हैं कि जो हमारे आसपास लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उनके वहाँ तक पहुँचा सकें उस चीज़ को। और ईद की खुशियों में जो लेस प्रिविलेज हैं उनका हम ज़्यादा ख्याल करें। तो कुर्बानी के फारिग हो गए? जी, कुर्बानी से हो गए हैं, और अभी ये कि फैमिली का आना जाना है, ये कि अभी कुछ लोगों ने मिलने आना है, और फिर हमारी सबको हम मिलने जाते हैं, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको मिलने के लिए जाते हैं। ओके, तो थोड़ा बचपन की बात बताएं कि बचपन में शरारती थे आप? शरारती सारे बचपन में भी नहीं, शरारत करेंगे तो कब करेंगे। जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, तो बहुत डिसेंट और बड़े डिफरेंट किस्म के आप, तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछा कि लग नहीं रहा कि आप शरारती भी होंगे बचपन में। बिल्कुल, शरारतें भी होती हैं बचपन में, और उसी चीज़ से बंदा लर्न भी करता है। और ये जो आपके अंदर का बचपन है उसको मरना नहीं चाहिए। अच्छा मकसूद भाई, कोई बचपन की शरारत याद आती है आपको? हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई शरारत ऐसी होती है जो ता हयात इंसान की रहती है। कोई ऐसी शरारत हमसे शेयर करें, हमारे नाज़रीन से शेयर करें। स्कूल में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े रातें चलती रहती हैं, और उसमें बहन भाइयों के साथ जो फैमिली में जब आसपास आप उठते बैठते हैं, तो कभी कहीं पे जो देखते हैं कि छोटी बहन को तंग किया या भाई के साथ लड़ाई हुई, तो उसके साथ फिर उसकी को टास लगा दी, और बचपन की चीज़ें चलती रहती हैं। इवन जब मैं सोचता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, फर्स्ट क्रम मैंने 15-16 साल की एज में गांव से अप्लाई किया नेवी के लिए, सारी चीज़ें उस जज्बे के साथ की। गाइडेंस थी मेरी, उसमें मेरे बड़ों की गाइडेंस थी, और वो सारी चीज़ें खुद तैयार करके ICSP की तैयारी की। फिर 16 इयर्स की एज में आप एक नए शहर के अंदर आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं। वो मुश्किल टाइम था कि आप गांव से छोड़ के सब कुछ आ गए हैं, और माँ बाप की, बहन भाइयों की याद आती थी। नहीं मकसूद साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। नाज़रीन के स्ट्रगल इंसान जब करता है ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद ही साथ देता है। अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि जब स्ट्रगल तुम खुद करो, पीछे जो है मैं खुद बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ ऐसी ही दास्तान मकसूद मेमन साहब की है कि इन्होंने देखिए आपके सामने पीले स्कूल से पढ़े, और पीले स्कूल से लेके आज तक का सफ़र इनका देखें कि इनकी नीयत साफ थी, इनमें जज्बा था। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी कुफर है। तो इंसान अगर मंजिल तक पहुंचना है ना, देखिए 1-2 रास्ते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक है गलत रास्ते से इंसान पहुंच जाए, एक है सही रास्ते से इंसान पहुंचे।
सही रास्ते से जो इंसान पहुंचता है ना, उसमें बेतहाशा इंसान को हर्डल्स आएंगे, बीच में कांटे लोग बिखेरेंगे, आसपास के लोग कंकरियां मारेंगे, लेकिन आपका जो विजन है ना, उस विजन को लेते हुए आप चलें तो आप यकीन करें कि आप अपनी मंजिल तक जब पहुंचेंगे ना, तो वापस आप नहीं आएंगे। उसमें आपको हमेशा सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी, जिस तरह मकसूद मेमन साहब को सक्सेस मिली। आप देख सकते हैं आपके सामने। मजीद जो है मकसूद भाई, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपके वालिद साहब भी टीचर थे। वालिद साहब मेरे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और वो भी अपने सेल्फ मेड अपनी ज़िंदगी उन्होंने बनाई और वो उन्होंने सारे बच्चों को पढ़ाया, अच्छी तालीम दी और इस काबिल बनाया कि अपने अपने लाइफ में वो अपनी चीज़ें बेहतर कर सकें। तो सब माशाल्लाह उनके बच्चे सेटल हैं और उनसे जो सीखा, उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, उनकी जो विल पावर थी, वो सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड की और अपनी मेहनत के साथ आप देखते हैं कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी जिस भी कैपेसिटी में और जहाँ जहाँ पे भी मौका मिला तो चीज़ों को बेहतर किया। मकसूद भाई, ज़िंदगी में बेशुमार अचीवमेंट्स आपने हासिल की और एक अचीवमेंट ऐसी थी कि मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तमगा इम्तियाज़, जो बड़ा तमगा होता है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको दिया गया। नाज़रीन, बिल्कुल मकसूद मेमन साहब को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। अभी जिस तरह मैंने मकसूद भाई को कहा ये बात कि मेरे खुद जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए जब इन्होंने रिसीव किया होगा वो तमगा, तो वो दिन, वो लम्हा, वो वक्त कैसा होगा। मकसूद साहब, मुझे ये बताएं कि जब वो आपको मिला, क्या आपने सोचा था कि मुझे तमगा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि और आप फॉर्चुनेट होते हैं, आप लकी होते हैं कि आप कोई काम करें और उसकी रिकग्निशन हो और उसके नतीजे में आपको उसका रिवार्ड मिले। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मकसूद भाई, यू डिज़र्व बेसिकली, आप यकीन करें कि दैट वाज दी प्राउड मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जो आपको तमगा इम्तियाज़ मिला होगा, क्योंकि देखें ये बहुत बड़ा तमगा होता है हमारे पाकिस्तान की तरफ से। सही है, वो टीम ने आपकी काम किया, लेकिन जब कहते हैं ना कैप्टन ऑफ द शिप, जब कैप्टन अच्छा हो ना तो टीम ऑटोमेटिकली काम अच्छा करती है। तो ये सारा जो क्रेडिट आपको भी तो जाता है कि आपने एक जिम्मेदारी दी आपको 2010 में, उस वक्त से लेके अब तक की अगर बात की जाए नाज़रीन, पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। SSU एक ऐसा इदारा है, कोई बड़ा इवेंट आ जाए, कोई ऐसा बात कर लें, अगर PSL की बात कर लें या अगर एयरपोर्ट पे जो दहशतगर्दों ने हमला किया उसकी बात कर लें, SSU का बड़ा अहम किरदार है और इसका सारा सेहरा जाता है मकसूद मेमन साहब को। इन्होंने जो टीम बनाई है, देखिए टीम जब इंसान बनाता है ना, टीम बनाना सबसे आसान काम होता है, लेकिन उस टीम को लेकर चलना सबसे मुश्किल काम होता है। मकसूद साहब, टीम आपने बनाई, ब्रेन स्ट्रोमिंग तो आपने की ना अपनी टीम की, ब्रेन स्ट्रोमिंग के साथ साथ एक इनोवेटिव आइडियाज़ की बात की जाए, इनोवेटिव आइडियाज़ निकाल कर उसको क्रिएट कर उसको प्रैक्टिकली उसको कर उसके बाद ही तो एक अच्छी टीम बनती है। रिकग्निशन है तमगा इम्तियाज़ की, ये इस वजह से स्ट्रोमिंग उसकी बात कर रहा था, जो आइडियाज़ आप अपनी टीम को देते हैं। SSU बनाना सारा उसी की वजह से हुआ ना कि सिक्योरिटी सेटअप में ये सारी चीज़ को रीऑर्गेनाइज किया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि जब आप ये पूछ सकते हैं कि SSU का कामयाबी की क्या वजह है, तो उसकी बेसिक सी चीज़ है कि उसके अंदर जितने अफसर व जवान हैं उनको रिस्पेक्ट की, उनकी बेसिक नीड्स का ख्याल किया, उनको प्रॉपर ट्रेन किया, तब उसमें वो प्राइड आई कि वो इतने बड़े बड़े काम कर सके। अच्छा, अगर बात की जाए कि आपने सिंध पुलिस में बेशुमार जगहों पे आपने बचत भी करवाई है। नाज़रीन, बिल्कुल बचत किस तरह करवाई, आप लोग सोच रहे होंगे बचत कैसे करवाती। मददगार 15 की अगर बात की जाए, वो ऐसा इदारा है कि पहले जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो 30 मिनट्स के अंदर रिस्पॉन्स जो मिलता था हमारी आवाम को, लेकिन अब वो 10 मिनट के अंदर जो इसको दुरानी आ गया है। और अगर बात की जाए, पहले अभी भी स्टिल एक निजी कंपनी चला रही थी इस मददगार 15 को, लेकिन वहाँ पर फिर पुलिस के जवान मददगार 15 में तैनात कर दिए गए। उससे 3 मिलियन रुपए का सिंध पुलिस को फ़ायदा हुआ। उसका सेहरा भी मकसूद मेमन साहब को जाता है कि उनकी काविश से जो है इन्होंने वहाँ पर अपनी एफर्ट्स लगाकर, ये भी एक आइडिया है ना कि कहाँ कहाँ से बचत करवाएं। मकसूद साहब, ये आइडियाज़ कहाँ से आपको आ जाते हैं? देखें, 15 की एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, उसको जितने भी हमारी सीनियर कमांड है उन्होंने कोशिश की कि इसको इम्प्रूव करें ताकि पब्लिक की हम मदद बेहतर तौर पे प्रोफेशनली तरीके से कर सकें। अब उसके लिए काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ना सिर्फ ये कि जो ट्रूप जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है, फिर पीछे बैकबोन पे जो कमांड सेंटर होता है जहाँ पे आप कॉल रिसीव करते हैं,
तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर और उसके अंदर हार्डवेयर इन्वॉल्व होते हैं, वो तमाम चीज़ों को मिला के इस पूरे सिस्टम को आप चला पाते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये आप ही के आइडियाज़ हैं और हमारी तो यही कोशिश है कि सर अब इस तरह के लेके चलते रहे इससे हमारी सिंध पुलिस को, और हमारी तो ये ख्वाहिश है कि मज़ीद भी आप इंशाल्लाह ताला नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ और इस तरह तरक्की करें इंशाल्लाह ताला। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, अगर सीपीओ की बात की है जहाँ पे हमारे जो आईजी का जो ऑफिस है उसमें बड़ा अहम किरदार है आपका। जी, सेंट्रल पुलिस ऑफिस हमारा एक होम है पूरे सिंध पुलिस का। अभी सिंध पुलिस की जो ह्यूमन रिसोर्स की फिगर है वो 1,60,000 है। जितने ही अफसर वो जवान हैं, चाहे वो सर्विंग है, रिटायर है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है। वहाँ पे आईजी साहब बैठते हैं और जब से ये बना है उस वक्त से उसका थोड़ा बहुत रंग रोगन तो होता रहा, मगर कोई इनोवेटिव चीज़ नहीं हुई। तो ये क्रेडिट कलीम इमाम साहब को जाता है, आईजी साहब को, कि उन्होंने इसके बारे में सोचा और उसको अपनी टीम के साथ लेके हमने इसको बेहतर बनाना है। तो हमने गवर्नमेंट की मदद से इसको आर्किटेक्ट के थ्रू एक मॉडर्न बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसको हमने डिज़ाइन करवाया और इसको एक इंटरनेशनल लेवल का हमने किया कि हमने इसको रेनोवेट किया कि ताकि ये हम जब इसको बुलाएं, किसी को हम मीटिंग को बुलाएं फॉरेन के साथ इम्प्रेशन अच्छा जाएगा है, तो उनको लगे कि जी यहाँ पे लोग जो हैं अपने काम के बारे में सीरियस हैं और अपने ऑफिस को ऑनर करते हैं। तो आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आप अपने जवानों को भी आपने याद रखा हुआ है कि मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने पहले भी बीच में शो की दौरानी में आपने एक बात कही कि उनकी चीज़ों का ख्याल आप करते हैं, उनकी बेसिक नीड्स का आप ख्याल करते हैं कि उसको अच्छी नीड्स जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी तभी तो वो एक अच्छा जवान बन के जाके जो है वो मुकाबला करेगा। तो ये चीज़ें भी तो काउंट होती है ना मकसूद साहब। और एक और मैं आपसे बात करूँगा कि बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन आपने जो अभी जो पीएचडी कर रहे हैं माशाल्लाह से आप इतनी मसरूफियात के बाद, जबकि अगर देखा जाए आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, पूरा एसएसयू का आप देख रहे हैं और बेशुमार चीज़ें आपके अंडर में आती हैं, तो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे आप करते हो, अपनी स्टडीज़ को कैसे आप लेके चल रहे हैं? जहाँ तक आपने अभी बात की कि जवानों को ख्याल रखना, तो सिंध पुलिस में अभी तक 2200 से ज़्यादा लोग ने अपनी जान नजराना दिया है। अब एक जवान अफसर जो अपनी जान तक दे रहा है, अगर आप उसकी बेसिक चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपने उसकी जान की आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आपके लिए वो जान देगा। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है, उनके मोराल को, उनकी बाकी चीज़ों को, ताकि वो चीज़ ड्यूटी करते हुए कंफर्टेबल फील हो, और जब वो कंफर्टेबल होगा तो जो पब्लिक से डीलिंग होगी वो बेहतर तौर पर कर सकेगा और उनका मोराल भी बिल्डअप होता होगा उनकी फैमिलीज़ का। फिर वो ये सोचते होंगे कि हम अपने और जो दीगर बच्चे हैं उनको भी पुलिसिंग में हम लोग लेकर आएँ। मकसूद साहब मेरे ख्याल से थोड़ा सा चलते हुए ज़रा बात करते हैं, आ जाए प्लीज़। मकसूद साहब मुझे ये बताएं कि एक मैगज़ीन भी आपने जो है लॉन्च किया दी पुलिस के नाम से, और एक अच्छी काविश है आपकी माशाल्लाह पुलिस के हवाले से। तो अगर बात कीजिए उसके एडिटर इन चीफ भी आप खुद हैं, तो ये कहाँ से, मतलब ये शौक़ था आपको? हजूर सल्लल्लाहु का कौल भी है कि आपने पैदाइश से लेकर मरने तक इल्म हासिल करना, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो वो चीज़ समझ आई और उस चीज़ की तैयारी किया कि इस कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्रेस आपकी लाइफ के, आपकी पर्सनैलिटी की, तो जब तक आप ये नहीं करेंगे आपकी लर्निंग का प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। और हर वक्त मेरी तो कोशिश होती है, इवन चाहे मेरे जूनियर भी है, अगर कोई ऐसी चीज़ उसने की है तो मैं उससे भी लर्न करता हूँ। नहीं, नो डाउट, बिल्कुल आपने सही बात की नाज़रीन कि ये पुलिस का बड़ा अहम किरदार है। कराची के अंदर हम रेंजर्स की बात करते हैं तो हमें पुलिस को भी नहीं भूलना चाहिए। पुलिस के भी वो जवान हैं जिन्होंने माजी में जितने हालात कराची के ख़राब थे ना, पुलिस के बेशुमार जवान हमारे शहीद हुए, तो हमें उन्हें आज के दिन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने इस मुल्क की खातिर जान दी है, बेशक वो पुलिस हो, बेशक वो रेंजर्स हो, बेशक वो हमारे आर्मी के लोग हो, दीगर फोर्सेस के लोग हो, आज ईद का दिन है, हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज वो दिन है। आज ईद के दिन हमारे दो तो त्यौहार होते हैं, एक मीठी ईद और एक ईद उल अज़हा, तो हम भला इनको कैसे भुला सकते हैं। इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन जवानों की वजह से। मकसूद साहब, मेरा दिल तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, अभी नाज़रीन बेशुमार अभी बातें बाकी है। ये 1 घंटा भी अगर मैं अभी मज़ीद और इनसे के साथ शो करूँ ना तो वो कम है। इनकी ज़िंदगी की इतनी कामयाबी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है ना,
तो मैं और भी इनके मज़ीद आगे चल के शो करूँगा इंशाल्लाह ताला, और उस शो में आपको दिखाऊंगा मज़ीद कामयाबियाँ इनकी, क्योंकि एक मखसूस टाइम के अंदर जितना हो सका हम लोगों ने आपको दिखाया है। मकसूद साहब, थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ, चाहते थे एक बात कर लूँ आपसे कोविड-19 के हवाले से। बड़े पेंडेमिक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, ना आपने कभी सोचा होगा, ना मैंने कभी सोचा होगा, ना हमारे पूरे पाकिस्तान ने कभी सोचा होगा, ना पूरी दुनिया ने कभी सोचा होगा कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा। इस वक्त से निकलने के लिए आप और हम मुकाबला कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी एसएसयू ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, आपने आवाम के लिए किया, अपने पुलिस वाले ऑफिसर्स के लिए आपने बड़े अहम किरदार अदा किए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस कोविड-19 से किस हद तक हम लोग निकल गए? ये जैसे आपने जिक्र किया कोविड का, तो ये जैसे ये सारा नया फिनोमेना था हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए। उसके अंदर जो फ्रंट लाइनर्स थे, जिसमें पुलिस है या मेडिकल सर्विसेज है, उसमें इतनी नॉलेज नहीं थी इसे कैसे निपटना है और लोगों को कैसे बचाना है इस चीज़ से। उसमें जो फ्रंट लाइन पे जब शुरू में लॉकडाउन हुआ तो पुलिस के अफसर और जवानों ने ड्यूटी दी, उसकी वजह से उनके अंदर ये काफ़ी चीज़ फैल गई, और अभी भी हमारे 2,500 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो के ठीक हो चुके हैं, कुछ रिकवरी के प्रोसेस में है। इसके अंदर ये हुआ कि RISD कराची की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि जितने भी कोविड के पेशेंट्स थे उनका ख्याल रखा जाए, उनकी टेस्टिंग, उनकी रीटेस्टिंग कराई जाए, और जितने भी पेशेंट होते थे उनको ना सिर्फ हम ख्याल रखते थे बल्कि फैमिली की तरह हमने उनको फ्लावर्स भी भेजे, उनको फूड बास्केट्स भेजी घरों पे। ये एक टोकन था कमांड की तरफ से, ताकि वो इस चीज़ को, इस पूरे वक्त को बेहतर तौर पे वहाँ से निकल सके। अच्छा, इनमें जवानों का इतना जज्बा था, जब हमें ये पता चला कि जो कोविड का रिकवर्ड पेशेंट है उसके प्लाज्मा से आप बाकी लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये जो अफसर जवान जितने इसके इफेक्टेड थे, ये जब रिकवर होके आए तो इन्होंने अपने जज्बे के साथ अपना प्लाज्मा भी दिया, जिससे हमने ना सिर्फ अपने जो जवान थे उनकी केयर की, उनका इलाज कराया, बल्कि जो बाकी जहाँ पे ज़रूरत थी हमने उनको भी वो चीज़ डोनेट की। तो इस चीज़ से अभी निपटने के लिए सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने सिंध पुलिस को काफ़ी रिसोर्स दिए हैं और उसमें तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी फोर्स के साथ, इसी जज्बे के साथ हम ना सिर्फ अपने फोर्स को प्रोटेक्ट करें, बल्कि जो पब्लिक है जिसकी हमने तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हम उनको इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद करें, और हम इस ड्यूटी में परफॉर्म करते हुए इससे मोराल डाउन ना करें, बल्कि अपने मोराल हाई के साथ हम पब्लिक की मदद करें और उनकी सर्विस करें। नहीं मकसूद साहब, आपने बिल्कुल सही बात की कि मोराल बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर उनका मोराल, उनका अप्रिशिएट, उनका बकअप नहीं करेंगे तो वो आगे किस तरीके से अच्छा काम करेंगे। मैं चाह रहा हूँ, बिल्कुल शो का हमारा वाइंड अप है, जाते आते हमने तकरीबन आपकी ज़िंदगी की बातें की, लेकिन कुछ बातें रहती भी, वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे करूँगा। तो थोड़ा सा मुझे बता दे जाते थे, कोई हॉबीज़ के बारे में मैंने आपसे नहीं पूछा, मेरे एकदम से क्लिक किया कि हमारे नाज़रीन हॉबीज़ भी आपकी जानना चाहते होंगे कि अपने लिए टाइम निकालते हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक हेल्दी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपने सिर्फ कैरियर पे ध्यान देना है और अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस स्ट्रेस के माहौल में अपने आप को बचा के रखना बीमारियों से। तो बिल्कुल हॉबी है, मैं जिम करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, और उसमें यह कि एक रूटीन में शामिल है कि आपने अपने बॉडी को फिट रखना है, ताकि आप फिट रहेंगे तो आप डेली टाइम निकालते हैं? डेली तो नहीं निकलता, हफ्ते में 3 से 4 दिन तक कोशिश करता हूँ, कभी स्विमिंग कर ली, कभी जिम कर लिया। इसकी वजह से ये पॉसिबल होता है कि आपके लॉन्ग आवर्स ड्यूटी के आप कर सकेंगे, और अगर जब आप खुद फिट रहते हैं तो आपको जो फोर्स, आपको जो रोल मॉडल देती है, जो आपकी तरफ लुकअप करती है, तो आप उनके लिए एक मोटिवेशन का बायस बनते हैं, और वो खुद इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा अफसर अपने लिए अपने फिटनेस के लिए इतना करता है, तो वो खुद लोग भी फिट रहते हैं। और इसका ये कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, और उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ ईजीली गुजार सकें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, बिल्कुल इंसान को अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, बेशक आधे घंटे का निकालें ज़रूर, क्योंकि उससे इंसान फिट रहता है। और आजकल की अगर बात की जाए ना, फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। मकसूद साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा कि गानों का शौक़ है आपको सुनने? देखिए हर इंसान को होता है। जी बिल्कुल। कैसा स्लो म्यूज़िक सुनते हैं या रोमांटिक सुनते हैं या थोड़ा रॉक सुनते हैं? म्यूज़िक जैसे कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल है, और बचपन से लेके म्यूज़िक का शौक़ रहा है। उसमें कि जब एज बढ़ती है तो उसका डिफरेंट टेस्ट
चेंज होता रहा, मगर म्यूज़िक पार्ट ऑफ लाइफ रही है। उसमें डिफरेंट लोकल और इंटरनेशनल जो म्यूज़िक के आर्टिस्ट हैं उनको सुनते हैं। पाकिस्तान का कौन सा सिंगर आपको अच्छा लगता है? पाकिस्तान में जितने जो अगर आप सीनियर्स की बात करें, मेहंदी हसन और वो जो अभी यंगस्टर्स में अगर आप बात करें तो जुनैद जमशेद बहुत अच्छा जुनैद जमशेद मरहूम, जी, बिल्कुल। वो उनका काफ़ी अच्छा था। उन्होंने जिस तरीके से शुरू किया अपना कैरियर, वो एक उस वक्त हम यंगस्टर्स थे तो एक देखते थे कि अपने मुल्क के Inspiration अंदर मिलती थी। इतने मुल्क के अंदर इस तरह के लोग थे। और अभी भी काफ़ी अब इतना टाइम तो नहीं मिलता, मगर वो एक थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता है, आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं या राहत बिल्कुल फतेह अली खान साहब, बिल्कुल हमारे सामने न सिर्फ वो बल्कि नुसरत फतेह अली खान जो क्या अभी बात भी है, हम no doubt, सुनते क्या हैं, बात है। और उनकी जो म्यूज़िक है उसका कोई मैच नहीं। अगर आप फोक म्यूज़िक में जाते हैं तो आफ्ता परवीन इज़ लिविंग लेजेंड, जिसको अभी भी हम सुनते हैं उसी शौक से। उनके जब कंसर्ट होते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको लाइव सुने, और वो जो फीलिंग होती है वो मैं नहीं समझता कि इस तरीके के जो इस लेवल के जो सिंगिंग है वो किसी और के पास है। तो ये एक लाइफ का हिस्सा है, और आपने सब रंगों को देखना है, आपने सब चीज़ों को टेस्ट करना है, और इसी इम्तिजाज का नाम जो है वो ज़िंदगी है। और इस चीज़ों को साथ लेके चलना है कि आपने अपने कैरियर पे भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना है, और अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल फिटनेस को भी ठीक रखना है, ताकि आप सब चीज़ों को आगे बैलेंस करके चल सकें। बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि जाते-जाते आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा। ये गेट बहुत देर से मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। इस गेट का राज क्या है? बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर क्रिएटिविटी है, क्योंकि हर चीज़ मैंने देखी बड़ी मैनेज और बड़ा सिस्टमैटिकली और डिसिप्लिन के साथ ने हर चीज़ रखी हुई है। इस गेट के बारे में क्या कहेंगे? ये गेट जो है, इस पे आप देख रहे हैं कि हमारे ट्रेडिशनल ट्रक आर्ट है, और ये एक आर्टिस्ट ने किया है जो कि बहुत फेमस है ट्रक आर्ट के उसमें। तो उसको मैंने स्पेशली बुला के रिक्वेस्ट की कि अपने घर पे, मैं चाह रहा था कि बजाय इसके कि एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट या वो सरकारी किस्म का गेट हो, तो ये न सिर्फ यहाँ पे बल्कि अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर भी उसका आर्ट है। और ये एक हमारी ट्रेडिशन है जो कि आप देख रहे हैं कि एक डिफरेंट चीज़ है, ये आपको कम नज़र आएगी। बहुत ज़बरदस्त। मैं चारों उसके पास आके खड़े हुआ हूँ, ज़रा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया जब मैं अंदर आया ना गेट के। तो अच्छा जी, कंटिन्यू प्लीज। और ये अगर आप ये देखें कि उसने मुझसे पूछा कि सर आप क्या इस पे लिखवाना चाहेंगे ट्रक आर्टिस्ट का। वो कहते हैं कि जैसे ट्रकों पे डिफरेंट लिखे होते हैं कुछ ना कुछ 2-3 अल्फाज के जुमले, तो अगर आप छोटे गेट पे देखें तो लिखा हुआ है देख मगर प्यार से, और दिल बराए फरोख्त, कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। तो ये एक चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने इस चीज़ को किया। और इसमें मेरी बड़ी बेटी भी आर्टिस्ट है, छोटी बेटी भी उनको आर्ट का शौक है, और इस हिसाब से ये पूरी फैमिली का एक थोड़ा सा टेस्ट है कि आर्ट को हम रखते हैं लाइफ का हिस्सा। ये जेनेटिकली ऑब्वियसली आपकी औलाद को भी आप ही से किया, आप खुद भी एक आर्टिस्टिक है माशाल्लाह। नाज़रीन, बिल्कुल मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा दूसरा गेट भी बड़ा क्रिएटिव, और देखें मगर प्यार से, दिल बराए फरोख्त, ये सब कुछ आप देख सकते हैं कि ये हम समझते हैं कि शायद कोई पुलिस ऑफिसर हो, एक अच्छे रैंक में हो, तो हम समझते हैं शायद उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में होती। ये सब गलत है, उनकी अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है। जैसा कि आपने देखा कि मकसूद मेमन साहब ने हर चीज़ सिस्टमैटिकली, जिस तरह अपनी पुलिस को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को लेकर चल रहे हैं, इतनी डिसिप्लिन के साथ, इस तरह अपनी फैमिली को, अपने घर को भी डिसिप्लिन के साथ लेकर चल रहे हैं। यही इनकी ज़िंदगी की कामयाबी है। मकसूद साहब, आज ईद का दिन है, जाते थे कोई पैगाम पाकिस्तान की आवाम के नाम? अभी जो कोविड की सिचुएशन है, जितना पूरी दुनिया पे एक अजाब ही मैं कहूँगा अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, अल्लाह हमें इस मुश्किल से सबको आसानी से निकाले। मैंने अपने करीबी दोस्तों को मरते हुए देखा है, अपने रिश्तेदारों को इसमें जान उनकी गई है। तो सबका अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें, और मेरी ये सबको अपील होगी कि इस मुश्किल वक्त में वो लोग जिनकी बेरोजगारी हुई है, या जो इतने प्रिविलेज नहीं है, अपनी खुशियों में उनको भी याद रखें। मकसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नाइस टू मीट यू वंस अगेन। ईद मुबारक। बहुत अच्छा लगा आपके पास आज आपके घर पर आकर।
यकीन करें ऐसा लग रहा था, अपनाइयत सी लग रही थी कि मैं अपने बड़े भाई के घर आया हूँ, और ऐसा ही है, अपने बड़े भाई के मैं घर आया हुआ था। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा ऐसा ही एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें मज़ीद आपकी कामयाबियों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे मेरे साथ DIG मकसूद मेमन साहब, जो कि पुलिस सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विस डिवीज़न के सरबराह हैं। बात यह है नाज़रीन कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं इनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती, ये सब गलत है। ये देखिए ना, इनकी पर्सनल लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ के साथ साथ ये हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अपने यूनिट को भी देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नाज़रीन के आज के दिन हमें उन लोगों को नहीं भूलना जो लोग मुस्तैक, क्योंकि हम तो गोश्त पूरा साल ही खाते हैं, लेकिन हमें उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना जिन लोगों ने गोश्त पूरा साल नहीं देखा। अपने आसपास ज़रूर झांके, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई क्योंकि देखें घर में जब कुर्बानी हो रही होती है तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि नज़रअंदाज कर देते हैं। प्लीज़ नज़रअंदाज मत करें, उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि देखें हम तो पूरा साल गोश्त खा लेंगे, लेकिन वो जो मुस्तहिक लोग हैं उनको हमें याद रखना है। और इसके साथ साथ मैं जाते आते मैं मानता हूँ कि ये जो ईद है हम ईद सबर के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेशक वो मीठी ईद हो या ईद उल अज़हा हो, लेकिन अब ईद तो हमें मनानी है, लेकिन SOPs के दायरे में रहते हुए। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ईद सेलिब्रेट करें, लेकिन SOPs का ज़रूर ख्याल करें। और उसके साथ साथ हाज पहला हम लोग कैसे भुला सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने जब से ये पेंडेमिक सिचुएशन आया, जब से ये कोरोना ने हम सबको जो है अपनी लपेट में ले लिया। मैं बात कर रहा हूँ अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स की, बेशक वो नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, हमारे पुलिस के जवान हो, हमारे फोर्सेस के जवान हो, हमें उनको नज़रअंदाज नहीं करना। आज के दिन हमें उनको याद करना है। आज के दिन पॉसिबिलिटी हो तो इन लोगों के साथ भी आप लोग बहुत अच्छा बर्ताव करें। बर्ताव तो हमेशा ही करें, लेकिन आज के दिन इनको खास ख्याल रखेंगे। फैमिलीज़ जो हमारे इदारे, जिस तरह अभी मकसूद मेमन साहब ने कहा कि जो शहीद हो चुके हैं, बेशक वो कोविड से हों या बेशक वो किसी इवेंट में जाँबाग हो गए हों, बेशक वो इस मुल्क की खातिर जाँबाग हो गए हों, शहीद हो गए हों, हमें उनको नज़रअंदाज नहीं करना। आज के दिन उनकी फैमिलीज़ के पास जाकर हमें 5 मिनट के लिए अगर हम टाइम दे दें, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन आला अफसरान की बात कर रहा हूँ, जिस तरह अभी मकसूद साहब ने कहा कि आज के दिन हमने उन फैमिलीज़ को भी याद रखा। उनके घरों में इनकी टीम्स गई हैं, टीम्स जैसे कि ये तश्कील कर देते हैं कुछ दिन पहले ईद से, उसके बाद ईद के दिन जाकर जो है उनका ख़ास ख्याल किया जाता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि आज पूरा पाकिस्तान जिस तरह ईद सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि आपने देखा इस बार हम लोग बात कर रहे हैं, मैं मवेशी मंडी की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हर साल फेस्टिवल लगता है, वो फेस्टिवल इस साल हम उसको फेस्टिवल का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इस साल हम मवेशी मंडी का नाम देंगे, क्योंकि मवेशी मंडी में मखसूस जो है लोग वहाँ पे आए, क्योंकि SOPs का ख़ास ख्याल रखा गया है। बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया गया, बच्चों के साथ साथ जो उम्र दराज लोग हैं उनको भी बाहर रखा गया। इसलिए नहीं कि उनसे कोई हमें या हमारे जो वहाँ पे जो काम कर रहे लोग मवेशी मंडी में उनको दुश्मनी है, कतई ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि उनसे वो लोग प्यार करते हैं, SOPs का ख्याल करते हैं, उन लोगों ने उनको अंदर नहीं आने दिया। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आज का जो FIR 7 ईद स्पेशल है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और मैं दोबारा कहूँगा कि ये मेरी अल्लाह पाक की तरफ से ब्लेसिंग है कि आज मैं उस शख्सियत के घर मौजूद हूँ कि आज के दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलवाया, कुछ लम्हात ईद के मेरे साथ FIR 7 की टीम के साथ गुजारे। ये भी मेरी खुश नसीबी है। इससे पहले उन्होंने आज तक कभी भी किसी TV चैनल को ईद के दिन जो है इस तरह अपने घर पर बुलाकर इंटरव्यू नहीं दिया। फर्स्ट एवर जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया, मुझे दिया, ये भी सआदत मुझे हासिल है, ये बस दुआओं का नतीजा है। वंस अगेन जाते आते तमाम आलम इस्लाम को मेरी जानिब से, FIR 7 की टीम की जानिब से और 7 न्यूज़ इंतज़ामिया की जानिब से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और FIR 7 की टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे, FIR 7 की टीम को और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7